नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़। हिमांशु कफटिया जी की पुस्तक को हम एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ से देख रहे हैं। अभी तक हम 19 क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इस पुस्तक के अलावा हमने अजय सिंह रावत जी की पुस्तक, राजेंद्र बलोदी जी की पुस्तक और धामी जी की पुस्तक को भी कवर किया है, जिसमें धामी जी की पुस्तक अभी चल रही है। 60 से ज़्यादा क्लासेस हम उसमें देख चुके हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज की वीडियो को वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भाबर क्षेत्र की छिद्रयुक्त भूमि में लुप्त हुई नदियां उत्तराखंड के किस भौगोलिक क्षेत्र में धरातल पर पुनः प्रकट हो जाती हैं? भाबर क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था कि मोटे पत्थर कंकड़ों से, मोटे बालू से ये बना होता है। छिद्रयुक्त भूमि यहाँ पर होती है। जो नदी आती है, नदी का जल आता है, वो इन पत्थरों के नीचे, मोटे बालू के नीचे से होकर बहना शुरू होता है। यानी यहाँ पर भाबर क्षेत्र में आके नदी जो है वो लुप्त हो जाती है, अंडरग्राउंड होकर बहती है। ये नदी वापस सरफेस पर कब आती है? ये नदी वापस सरफेस पर आती है तराई क्षेत्र में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यहाँ पर भाबर क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी नदियाँ होती हैं, केवल वही सतह पर बह पाती हैं जिन पर पानी बहुत ज़्यादा होता है। जिनमें पानी की मात्रा कम होती है या जो छोटी नदियाँ होती हैं वो ज़मीन के अंदर से बहती हैं। तराई क्षेत्र जब आता है, क्योंकि वो महीन कणों से बना हुआ है, दलदली भूमि वहाँ पर है और वहाँ पे हमें पाताल तोड़ कुएं भी मिलते हैं, तो वहाँ पर ये नदियाँ जो भाबर में लुप्त होती हैं वापस से प्रकट हो जाती हैं, वापस से ज़मीन पर आ जाती हैं। ठीक है। हिमालय के ऊंचे भागों में पाए जाने वाली वह कौन सी विशिष्ट हिमानी स्थलाकृति है जिस पर उत्तराखंड का प्रसिद्ध माणा गांव और बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? तो हिमालय की वह कौन सी विशिष्ट स्थल आकृति है जिसमें ये दोनों प्रमुख स्थल हमारे बसे हुए हैं? ये है हमारे सर्क। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सर्क बेसिकली क्या होता है? सर्क बेसिकली हिमानियों के द्वारा, ग्लेशियरों के द्वारा एक कटोरे आकार की स्थल आकृति बना ली जाती है। इधर हर तरफ से उसमें ग्लेशियर्स होते हैं, बीच में आपका मैदान हो जाता है, कटोरे नुमा जैसा आकार वहाँ पे बन जाता है। इसी के उदाहरण है माणा गांव और बद्रीनाथ, यानी जो चारों ओर से ग्लेशियरों से घिरा हुआ है। ठीक है। ग्लेशियरों के द्वारा कटोरे जैसी आकृति होती है जो ऊंचे इलाकों में पाई जाती है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इस फोटो में देख सकते हैं कि हर तरफ से ग्लेशियर होते हैं, बीच में कटोरे जैसी आकृति बन जाती है। अगला, हिमालयी क्षेत्र में हिमानी सीढ़ियाँ सामान्यतः समुद्र तल से किस ऊंचाई के दायरे में पाई जाती हैं? तो देखिए, जब ग्लेशियरों के द्वारा, यहाँ पे ग्लेशियरों के अपरदन के द्वारा अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं। कुछ जगहों पे सर्क बनते हैं, यानी कटोरे जैसी आकृति बनती है। कुछ जगहों पर सीढ़ी जैसी आकृति ऐसे बन जाती है, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है, ये जो सीढ़ी नुमा आकृति बनती है ये किस ऊंचाई के दायरे में बनती है? ये बनती है 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये भी किस वजह से बनती है? जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं उनके इरोजन के कारण, अपरदन प्रोसेस के कारण। ठीक है। हिमालय के उच्च पर्वतीय हिमानी क्षेत्रों के साथ पाई जाने वाली यू आकार की घाटियों का निर्माण किस भौगोलिक कारक द्वारा होता है? कल हमने इससे रिलेटेड एक सवाल देखा था, यू आकार की घाटी और वी आकार की घाटी के बारे में पढ़ा था। यू आकार की घाटी जो बनती है, यह इसका निर्माण किस भौगोलिक कारक के द्वारा होता है? तो हिमानी अपरदन के द्वारा, यानी ग्लेशियर्स के द्वारा। ग्लेशियरों के खिसकने से, ग्लेशियरों के मूवमेंट से, ग्लेशियरों के पिघलने से जो आकृति बनती है वो यू आकार की बनती है, और नदियों के बहने से, नदियों के बहाव से जो आकृति बनती है वी आकार की बनती है। ऑप्शन बी। ठीक है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी से निर्मित नदी सीढ़ियों को स्थानीय स्तर पर किन नामों से पुकारा जाता है? ग्लेशियर्स के माध्यम से जो सीढ़ियों जैसी आकृति बनेगी उन्हें हिमानी सीढ़ी कहा जाएगा, जिसके बारे में हमने ऊपर बात करी। ऊंचाई हमने उसकी देखी कि 3500 से 4000 मीटर। ऐसे ही नदियों का भी मार्ग चेंज होता रहता है। कुछ नदी ऐसे बहती रहती है, कुछ समय के बाद वो नदी अपना तल चेंज कर लेती है, फिर कुछ समय के बाद कर लेती है। तो नदियों के द्वारा जो ये सीढ़ियाँ बनती हैं, इन्हें ही नदी सीढ़ियाँ या रिवर टेरेसेस कहा जाता है। स्थानीय भाषा में ये जो मैदान होते हैं, जैसे हमने कहा भी था कि नदियों के किनारे बने हुए ये समतल मैदान
क्या कहे जाते हैं? इनको कहा जाता है बगड़, सैण या सौण। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, मानव बस्तियों के लिए या लोगों के निवास के लिए काफ़ी अच्छा इन जगहों को माना जाता है, क्योंकि नज़दीक ही नदी बह रही है और यहाँ पे पहाड़ों में समतल इलाका है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ इंपॉर्टेंट नदियों के नाम हैं, दूसरी तरफ उनके तट पर स्थित नदी सीढ़ियाँ या बगड़ या सैण या सौण जिनको कहते हैं। चलिए इनको मिलान करते हैं। भागीरथी नदी के तट पर इनमें से कौन से मैदान या कौन सी सीढ़ियाँ या कौन से बगड़ पाए जाते हैं, कौन से बगड़ स्थित हैं? भागीरथी नदी के तट पर है भटवाड़ी, बाड़ाहाट और चिन्यानी सौण। पहले का हो जाएगा 4। अलकनंदा नदी की बात करें तो गौचर, श्रीनगर, पनाई ये आता है अलकनंदा के तट पर, यानी कि 1। अगर हम पिंडर नदी की बात करें, इसके तट पर है नारायण बगड़, यानी कि 2। और गौला नदी की बात करें तो खल्लू बगड़ इसके नज़दीक है, इसके तट पर है, यानी कि 3। 4, 1, 2, 3 आपका सही आंसर है। यहाँ पे आपका उत्तर होगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ और उनके तट पर स्थित नदियाँ सीढ़ी जिन्हें बगड़, सैण कहते हैं या बस्तियाँ। ठीक है, अगला पंच प्रयागों के अंतर्गत सबसे पहले आने वाले विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से किस मुख्य नदी का संगम होता है? देखिए, भारत के अंदर ऐसे 6 प्रयाग माने गए हैं जिनको हिंदू धर्म में काफ़ी पवित्र माना गया है। इन 6 प्रयागों में से 5 प्रयाग उत्तराखंड में स्थित हैं जिनको पंच प्रयाग कहते हैं। एक प्रयाग है हमारा प्रयागराज। ठीक है, इन 5 प्रयागों में जो उत्तराखंड में स्थित हैं, इनमें पहला माना जाता है विष्णु प्रयाग, जहां पे अलकनंदा किस नदी के साथ संगम करती है? धौली गंगा के साथ संगम करती है। बेसिकली जो विष्णु प्रयाग है, इससे पहले जब अलकनंदा आती है तो उसकी ऊपरी धारा को विष्णु गंगा यहाँ पे कहा जाता है। कुछ जगहों पर यह भी है कि धौली गंगा को ही पहले विष्णु गंगा के नाम से जाना जाता है। बहरहाल फैक्ट आपने ये याद करना है कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम यहाँ पे होता है। ठीक है, यह पंच प्रयागों में पहला प्रयाग माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध प्रयाग को वह ऐतिहासिक स्थान माना जाता है जहां राजा दुष्यंत की पहली भेंट शकुंतला से हुई थी? तो देखिए, राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जो फेमस है वो कर्ण आश्रम फेमस है। यहाँ पर आपको दिया गया है कि इनकी पहली मुलाकात कहाँ पर हुई थी। इनकी पहली मुलाकात के रूप में कर्णप्रयाग यहाँ पर बताया गया है, तो इसको भी आपने यहाँ पे याद करना है। जो कर्णप्रयाग है, यहाँ जो दानवीर कर्ण थे उनको समर्पित एक प्रसिद्ध नगर है, उनको समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर स्थित है कर्णप्रयाग में। ठीक है, कर्णप्रयाग में अलकनंदा के साथ कौन सी नदी आकर संगम करती है? तो पिंडर नदी आकर संगम यहाँ पे करती है। पिंडर को कर्ण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण को समर्पित एक मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कर्णप्रयाग ही वह स्थान माना गया है जहाँ पर राजा दुष्यंत और शकुंतला की पहली मुलाकात हुई थी। उत्तराखंड का वह कौन सा विशिष्ट प्रयाग है जहां से चारधाम यात्रा के 2 मुख्य मार्ग, एक केदारनाथ और दूसरा बद्रीनाथ की ओर विभाजित होता है? इन 5 प्रयागों में कौन सा प्रयाग है जहां से 2 इंपॉर्टेंट मार्ग निकलते हैं चारधाम यात्रा के, एक केदारनाथ धाम के लिए, एक हमारा बद्रीनाथ धाम के लिए? ये प्रयाग है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के साथ मंदाकिनी नदी का संगम होता है। यहीं से, इसी जगह से एक स्थान, एक मार्ग केदारनाथ धाम के लिए और दूसरा मार्ग बद्रीनाथ धाम की ओर जाता है। ठीक है, पंच प्रयागों के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण देवप्रयाग में किन 2 प्रमुख नदियों का संगम होता है? हमने 5 प्रयागों की बात करी। पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, अलकनंदा के साथ धौली गंगा मिलती है या विष्णु गंगा। दूसरा प्रयाग है नंद प्रयाग, अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है। तीसरा है कर्ण प्रयाग, अलकनंदा से पिंडर मिलती है। चौथा है रुद्र प्रयाग, अलकनंदा से मंदाकिनी। 5वां और महत्वपूर्ण प्रयाग उत्तराखंड का है देव प्रयाग, जहां पे अलकनंदा से भागीरथी नदी संगम करती है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और इन्हीं दोनों नदियों के संगम के बाद, देवप्रयाग के बाद जो आगे बहती है उसे ही गंगा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलन के बाद जो संयुक्त धारा आगे बहती है वो किस नाम से बहती है? तो आपने याद करना है गंगा। ठीक है, देवप्रयाग में स्थित भगवान राम को समर्पित प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर का नाम क्या है?
देवप्रयाग में भगवान राम को समर्पित एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है। कई सारे सवाल इस मंदिर से पूछे गए हैं। मंदिर का नाम है रघुनाथ मंदिर या रघुनाथ जी मंदिर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, काफ़ी फेमस मंदिर है, पूछा जाता है। जो पवार शासक थे जयकृष शाह कहा जाता है, इन्होंने आत्महत्या इसी मंदिर में करी थी। ठीक है, अलकनंदा नदी के बहाव की दिशा के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर पंच प्रयागों का सही भौगोलिक क्रम क्या होगा? तो ऊपर से नीचे ऊंचाई के आधार पर सबसे पहले कौन सा प्रयाग आता है, उसके बाद कौन सा है, फिर कौन सा, फिर, और इस तरीके से आपने क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आता है आपका विष्णु प्रयाग, फिर आता है नंद प्रयाग, फिर आता है कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और अंत में देव प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग सबसे पहले यहाँ पर है, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, देव प्रयाग है। बी वाला ही आपका आंसर है। ठीक है, कई बार पंच प्रयागों के क्रम आपसे पूछे जाते हैं। सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ प्रयाग के नाम है, दूसरी तरफ उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट धार्मिक चीजें, धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल। विष्णु प्रयाग से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल क्या है? यहाँ पर विष्णु कुंड नामक एक पवित्र सरोवर है। पहले का होगा 4। कर्ण प्रयाग से रिलेटेड क्या तथ्य है कि कर्ण प्रयाग में राजा दुष्यंत और शकुंतला की भेंट का स्थल इसे माना गया है यहाँ पे। ठीक है, दूसरे का होगा 1। रुद्र प्रयाग में क्या है कि यह केदारनाथ और बद्रीनाथ मार्गों का विभाजन बिंदु है। तीसरे का हो जाएगा 2। और देव प्रयाग में रघुनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है, यानी कि 3। 4, 1, 2, 3 आपका आंसर है जो यहाँ पर है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला, उत्तराखंड हिमालय में स्थायी हिम की निम्नतम सीमा अर्थात हिम रेखा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में जो हिम रेखा है, हिम रेखा या स्नो लाइन उस लाइन को कहते हैं जिसके ऊपर हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। इसके नीचे भी बर्फ होती है, लेकिन वो कभी किसी मौसम में होती है, कभी किसी मौसम में नहीं होती। हिम रेखा वो रेखा है जिसके ऊपर आपको परमानेंट बर्फ देखने को मिलेगी। और उत्तराखंड में ये जो हिम रेखा मानी जाती है, ये लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई पर मानी जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यहां पर आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं काफी मजबूत स्थिति में होते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में पाए जाने वाले अधिकांश हिमनदों की सामान्य लंबाई का भौगोलिक दायरा कितना होता है? उत्तराखंड में कई सारे ग्लेशियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन बना था पेपर में कि उत्तराखंड के ग्लेशियरों के पिघलने की गति या हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने की गति सामान्य जो दूसरे ग्लेशियर है दुनिया में उनकी तुलना में कैसी है? तो काफ़ी तीव्र है, इसे आपने याद रखना है, ये सवाल पेपर में आया था। उत्तराखंड में जो ज़्यादातर ग्लेशियर पाए जाते हैं, इनकी जो दायरा है, इनकी जो लंबाई है, यह है लगभग 3 से 5 किलोमीटर तक। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से उत्तराखंड में पाए जाने वाले अधिकांश हिमनद किस विशिष्ट प्रकार के अंतर्गत आते हैं? उत्तराखंड के जो हिमनद है, जो ग्लेशियर हैं, ये किस प्रकार के होते हैं? ऐसे होते हैं हमारे घाटी प्रकार के। उत्तराखंड में ज़्यादातर किस प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं? घाटी प्रकार के ग्लेशियर पाए जाते हैं। ये ऐसे हिमनद होते हैं जो ऊंचे पर्वतों में बनते हैं, बर्फ की नदी की तरह पर्वतीय घाटियों के अंदर नीचे की ओर ये बहते हैं। घाटी प्रकार के ग्लेशियर्स इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं ग्लेशियर्स को, जो उत्तराखंड के ये ग्लेशियर हैं, खासकर हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं, इनको घाटी ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से उत्तराखंड के कौन से 2 प्रसिद्ध पर्वत सिंगाकार चोटियां हॉर्न्ड पीक के अत्यंत सुंदर और सटीक उदाहरण हैं? तो उत्तराखंड के ऐसे कौन से 2 प्रसिद्ध पर्वत शिखर हैं जो सिंगाकार चोटियों जैसे लगते हैं, यानी काफ़ी सिंग जैसे उनकी आकृति बनी हुई है, काफ़ी नुकीले होते हैं, काफ़ी तीव्र जो होती है उनमें ढलान होती है, पिरामिड आकार के भी आप इनको कह सकते हैं, सिंगाकार आकृति या चोटियां। ये कहा जाता है शिवलिंग और नीलकंठ पर्वत के लिए। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तराखंड में सिंगाकार चोटियों के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? तो शिवलिंग और नीलकंठ पर्वत। उत्तराखंड जिले के अंतर्गत आने वाले अन्य महत्वपूर्ण हिमनदों का सही समूह कौन सा है? तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ग्लेशियरों के नाम दिए गए हैं। इनमें पिथौरागढ़ के अंदर कौन कौन से आते हैं वो आपने बताना है। नामिक, रालम, पोंटिंग ये पिथौरागढ़ के अंदर आते हैं, यही आपका उत्तर है। ठीक है, चमोली जिले में स्थित प्रसिद्ध दूनागिरी ग्लेशियर के अतिरिक्त कौन से 2 अन्य ग्लेशियर इसी जिले में आते हैं?
तो हमारा जो चमोली जिला है यहाँ पर एक फेमस ग्लेशियर है दूनागिरी ग्लेशियर। इसके अलावा चमोली में ही टिपराबमक ग्लेशियर भी आता है, भागीरथी खरक ग्लेशियर भी चमोली जनपद में ही आता है। ठीक है, इसके अलावा सतोपंत ग्लेशियर हो गया, ये भी चमोली जनपद में आता है। ऊपर हमने पिथौरागढ़ की बात करी तो पिथौरागढ़ में मिलम है, नामिक है, रालम है, इसके अलावा पौंटिंग है, संकुल्पा है, काली गंगा है, ये सारे पिथौरागढ़ के हैं। निम्नलिखित जिलावार हिमनद समूह का विचार करें, सही कथन को चुनें। मिलम, नामिक, रालम, पौंटिंग, संकुल्पा, काली गंगा, क्या ये पिथौरागढ़ जिले में आते हैं? सही है। सुंदरडुंगा, पिंडारी, कफनी, मैकटोली या मैकटोली भी इसको कहते हैं, क्या ये बागेश्वर में है? ये भी सही है। दूनागिरी, टिपराबमक, भागीरथी, सतोपंथ चमोली में पड़ते हैं, ये भी सही है। आपको पूछा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तीनों के तीनों समूह यहाँ पे सही सुमेलित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। इसके अलावा उत्तरकाशी में भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर पड़ते हैं, जैसे डोकरियानी ग्लेशियर हो गया, बंदरपूंछ ग्लेशियर हो गया, मेरू ग्लेशियर, ये हमारे उत्तरकाशी में पड़ते हैं। गौमुख हो गया, ये सारे उत्तरकाशी में पड़ते हैं। खतलिंग ग्लेशियर की बात करें, वह टिहरी गढ़वाल में आता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।